हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम जानेंगे कि आपको अपना बायोडाटा कैसे फिल करना है। और बेसिकली हम ये ज़्यादातर तो इस वजह से लेकर आए हैं क्योंकि पीआरटी म्यूज़िक और लाइब्रेरियन का जो इंटरव्यू है वो इसी मंथ में है और जनवरी लास्ट में उनका इंटरव्यू है। तो उनकी डिमांड ज़्यादा है कि आप बता दीजिए कि बायोडाटा कैसे फिल करना है। बाकी पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी का अभी वो सोच रहे होंगे कि इतनी जल्दी क्यों ले आए, अभी तो हमारा कट ऑफ भी नहीं आई है। तो बच्चा उनके लिए ज़्यादा है ये। और आप जब आपकी कट ऑफ आए और इंटरव्यू का टाइम आए तब आप इस वीडियो का बेनिफिट ले सकते हैं, आप तब आप इसको देख सकते हैं। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि बायोडाटा में जो भी आप इन्फॉर्मेशन आप अपने डालते हैं उन्हीं में से क्वेश्चन उठता है, क्योंकि आपके इंटरव्यूअर्स के पास यही आपके बायोडाटा की कॉपी होती है। तो जैसे 4 इंटरव्यू होते हैं तो आपको इस बायोडाटा की 5 कॉपी ले जानी होती है और 4 तो आपके जो इंटरव्यू पैनल है उनके आगे होता है और एक आपकी जो वेरिफिकेशन के टाइम पर दिखाना होता है। तो मतलब 5 आपको कॉपीज ले जानी होती है वहाँ पर। तो आप जो भी इसमें डिटेल्स अपने डालेंगे उसका मैं बताती जाऊंगी कि कहाँ से क्या क्वेश्चन पुट अप हो सकता है। और चले करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो आपके जो भी क्वेश्चन सबसे पहले पुटअप होते हैं वो आपके बायोडाटा से पुटअप होते हैं, क्योंकि इसमें एक आपको शॉर्ट नोट भी लिखना होता है। तो इन्हीं सब बातों के बारे में जानेंगे और खास ख्याल रखेंगे कि आपको क्या इसमें इंक्लूड करना है और क्या नहीं करना। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिए, क्योंकि ये सभी जितने भी आपके पीजीटी, पीआरटी, टीजीटी, पीआरटी म्यूजिक लाइब्रेरी सबके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो बायोडाटा का पेज फ्रंट सबसे पहला पेज मैं आपको शो कर रही हूँ, तो यहाँ से ही शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो बायोडाटा में आपको दिख रहा है सबसे पहले लिखा हुआ है पोस्ट। पोस्ट में आप डालेंगे अपना पीआरटी म्यूजिक है तो पीआरटी म्यूजिक, पीआरटी है तो पीआरटी लिख सकते हैं अपना। जरूरी नहीं आपको प्राइमरी टीचर से लिखना जरूरी है, पीआरटी भी चलेगा, टीजीटी, पीजीटी, जिस भी पोस्ट के लिए है सबसे पहले कॉलम में आपको ये फिल करना है। देन आप अपना रोल नंबर लिखेंगे, जो भी आपका केवीएस का रोल नंबर है वो आपको रोल नंबर लिखना है और कैटेगरी लिखनी है। अगर आप जनरल कैटेगरी तो जनरल लिखिए, अगर ओबीसी, एसटी, एससी जो भी आपकी कैटेगरी है, ओएच, वीएच, तो कैटेगरी में मेंशन करेंगे। देन उसके बाद आता है नेक्स्ट कॉलम नेम का। इसमें आप अपना नेम लिखेंगे, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स में नेम है ना वही लिखना है आपको। अगर आपका पूरा सरनेम के साथ अगर आपने हर जगह अपना नाम लिखा है तो आप अपना सरनेम के साथ लिखेंगे। और अगर आपका नाम सिंपल आपने लिखा हुआ है, जैसे सीता है तो सीता लिखिए, अगर सीता शर्मा है तो भाई शर्मा भी अपना लगाइए। जो भी डॉक्यूमेंट्स में है वो सारी चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो डॉक्यूमेंट्स में वही सेम होना चाहिए। नेक्स्ट आपको लिखना है अपना एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस। भाई इसमें आपको अपना परमानेंट एड्रेस जो है वो लिखना है आपको। तो आप इसमें अपना वही एड्रेस लिखिएगा कि जहाँ पर अगर आपको फ्यूचर में कोई भी अगर केवीएस कांटेक्ट करना चाहे आपसे तो कर सके। तो आप अपना एड्रेस जो आपका परमानेंट रेजिडेंशियल एड्रेस है वो इसमें आप लिखेंगे। तो थर्ड कॉलम आता है आपका डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ भी आप अपनी जो आपके डॉक्यूमेंट्स में चलती आ रही है वही आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। फिर फोर्थ कॉलम है आपका फादर्स और हस्बैंड्स नेम। जो मैरिड है वो अपने हस्बैंड का नाम लिखेगी और जो अनमैरिड है वो अपने फादर का नेम लिखेगी। और ये फादर नेम भी वही आपको सेम लिखना है जो डॉक्यूमेंट में आपका लिखा हुआ है। ठीक है, अगर सरनेम के साथ लिखा हो तो सरनेम के साथ, अदरवाइज जैसे भी आपका डॉक्यूमेंट्स में वही सेम लिखना है। नेक्स्ट कॉलम है आपका अगेन फिर से पूछा गया है फिफ्थ कॉलम में कैटेगरी। तो कैटेगरी में फिर से आप वही बताएंगे कि आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी है, एसटी है, एससी है, जनरल है, जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप मेंशन करेंगे। फिर आगे आते हैं आपका कौन सा कॉलम, नेक्स्ट। तो पॉइंट नंबर 6 है आपका एकेडमिक और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस बिगिनिंग फ्रॉम +2 लेवल। तो आप यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़िए। +2 लेवल लिखा है तो इसका मतलब है कि आपको अपना 12th लेवल से लिखना स्टार्ट करना है, ना कि 10th से। तो सीरियल नंबर 1 में आप क्या लिखेंगे, 12th क्लास लिखेंगे। नेम ऑफ एग्जामिनेशन में आप लिख देंगे अपना कौन सी आपकी सीनियर सेकेंडरी है तो सीनियर सेकेंडरी, अदरवाइज आप क्लास 12th भी लिखेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब 12th लिख देना है, ओनली क्लास नहीं, सिर्फ 12th लिखेंगे। देन आपका नेक्स्ट कॉलम है ईयर ऑफ पासिंग। आपने किस टाइम पे पास की, तो आपका जब आपका रिजल्ट आया था कौन से ईयर में आपका भाई पास हुआ है तो वो आप इसमें मेंशन करेंगे। फिर नेक्स्ट कॉलम है आपका टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड और मैक्सिमम मार्क्स। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे वो बताती हूँ। तो थर्ड कॉलम में आपको लिखना है अपने टोटल मार्क्स कितने हैं। अगर आपके 12th क्लास में 5 सब्जेक्ट से तो 5 के आपको टोटल करके लिखना है, अगर 6 सब्जेक्ट से तो 6 को टोटल करके लिखना है। और आउट ऑफ मैक्सिमम मार्क्स मतलब कितने में से आपके मार्क्स आए हैं। सपोज आपका 500 में से आपके 5 सब्जेक्ट से 500 में से आपके अगर 450 आए हैं तो 450/500 मतलब कि 450 आउट ऑफ कितने आए हैं 500। तो इस तरीके से आप इसको फिल करेंगे। नेक्स्ट कॉलम है आपका परसेंटेज ऑन एग्रीगेट मार्क्स। तो जितने भी आपके मार्क्स बने तो उसकी परसेंटेज
क्या है आपके, अगर मान लीजिए 60% है या 70% 80% है, वो इस कॉलम में आपको लिखना है 12th क्लास में। तो फिर उसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉलम आपका है सब्जेक्ट्स ऑफर्ड। तो सब्जेक्ट्स ऑफर्ड में आपको, अगर आपने इसमें देखिए, आपको अपने पूरे सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। आप देख रहे हैं इसमें कि क्या कि एक ही कॉलम का स्पेस है, तो इसमें आप लिख सकते हैं कि आपने साइंस स्ट्रीम लिया था, अपने स्ट्रीम मेंशन कर सकते हैं इसमें। साइंस स्ट्रीम लिया था, ह्यूमैनिटीज लिया है या कॉमर्स लिया है, तो ये इसमें फिल करेंगे आप। सब्जेक्ट्स ऑफर्ड के बाद जो आपका नेक्स्ट कॉलम है वो है परसेंटेज इन कंसर्न सब्जेक्ट्स। तो बच्चे इसमें पीआरटी कैंडिडेट्स नहीं लिखेंगे। ये कॉलम उनके लिए है जिन्होंने बीएड भी किया हुआ है। तो टीजीटी वाले इसमें लिखेंगे जिन्होंने बीएड किया हुआ है, चाहे वो आप पीआरटी में एलिजिबल हो गए हैं तो आप भी लिख सकते हैं। तो इसमें मैं बताना चाहूंगी कि इसमें आपको लिखना है जिन्होंने बीएड की हुई है। अदरवाइज आपको 12th वगैरह में इसमें कुछ नहीं लिखना है। 12th में आपका हाइफन रहेगा, बीए में आपका हाइफन रहेगा, यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका ड्यूरेशन ऑफ कोर्स इन मंथ्स। देखिए, इंस्ट्रक्शंस को बहुत ध्यान से पढ़ा कीजिए, क्योंकि हम जहाँ भी फॉर्म फिल करते हैं ना, वहाँ पर हमें लिखा होता है कि कितने ईयर्स में आपने अपना कोर्स कंप्लीट किया। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कितने मंथ्स में किया। तो यहाँ पर आपको जैसे 12th क्लास का 12 मंथ लिखना है, ठीक है। आपका जो जेबीटी है वो 2 साल का होता है, तो 2 साल नहीं लिखना, आपको क्या लिखना है, 24 मंथ्स लिखना है। इसी तरीके से आप अपना ग्रेजुएशन फिल कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में आपको 3 इयर्स में होती है, तो 3 इयर्स नहीं लिखना है, आपको 36 मंथ्स लिखना है। तो मंथ्स में लिखना है आपको, ये चीज ध्यान रखनी है। आते हैं नेक्स्ट कॉलम पर। नेक्स्ट कॉलम में है बोर्ड और यूनिवर्सिटी। तो बोर्ड में आपको लिखना है आपने 12th किस बोर्ड से की। अगर सीबीएसई से किया है तो सीबीएसई से लिखिए, अगर किसी और से किया है, एनआईओएस वगैरह से किया है, तो वो चीज मेंशन कीजिए। और अगर जैसे आपकी जो जेबीटी है या फिर डाइट है, वो अगर एससीईआरटी से हुई है तो एससीईआरटी लिखिए इसमें। और इसके अलावा आप यूनिवर्सिटी भी लिख सकते हैं, जो आपने जो ग्रेजुएशन की है वो चीज़ यूनिवर्सिटी लिख सकते हो। और जिन्होंने बाहर से अगर अपनी जेबीटी की है, जैसे एमपी बोर्ड से किया है, तो भाई एमपी बोर्ड लिख सकते हो आप इसमें, ठीक है। तो इसमें आपको बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी भरनी है। तो एक बार मैं फिर से आपका थोड़ा सा ब्रीफ में बता देती हूँ किस तरीके से आप भरेंगे। देखिए, 3 कॉलम से सीरियल नंबर में 1 2 3 आपका आएगा। नेम ऑफ एग्जामिनेशन, डिग्री और डिप्लोमा और सर्टिफिकेट। जैसा कि आपको पता है कि सीटेट एक सर्टिफिकेट है, तो सीटेट भी इसमें आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। जिनका बीए नहीं हुआ है, जिनका ग्रेजुएशन बीएससी वगैरह नहीं हुआ है, वो अभी कर रहे हैं, तो वो चीजें आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, सीटेट लिख सकते हैं। तो फर्स्ट कॉलम में आपका आएगा 12th, क्योंकि +2 लेवल से मांगा है। दूसरे कॉलम में आपका आएगा आपकी जो डाइट की है आपने, जो भी आपने जेबीटी की है, डीएलएड कोर्स किया है, वो आएगा। और थर्ड कॉलम में आप चाहे तो सीटेट लिख सकते हो, और नहीं तो आप क्या लिख सकते हो, आप बीए अपना ग्रेजुएशन लिख सकते हो। इसके अलावा आप अगर टीजीटी पीजीटी के लिए जा रहे हो तो अपना बीएड वगैरह आप लिख सकते हो, और एमए, ठीक है। नेक्स्ट मैंने बताया आपको ईयर ऑफ पासिंग, कौन से ईयर में आपने पास किया वो लिखना है, तीनों का, ठीक है। जो भी आप 3 अपनी क्वालिफिकेशंस बता रहे हैं, जो भी आप एग्जामिनेशन का नाम बता रहे हैं, उनका आपको ईयर लिखना है कि किस साल आपका पास हुआ। तो ईयर ऑफ पासिंग के बाद जो आपका कॉलम है टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स, इसमें आपको लिखना है कि कितने मार्क्स आपके आए हैं और टोटल कितने मार्क्स में से आए हैं। जैसे मैंने बताया था कि 12th में अगर 500 में से आ रहे हैं तो आपके जितने भी आए हैं 465 आउट ऑफ 500, इस तरीके से लिखना है। अगर आप जेबीटी या डाइट का लिख रहे हैं तो आपको कुछ 1300 में से मार्क्स आते हैं, तो वो चीजें आपको लिखनी है कि 1300 में से आपके कितने आए हैं, 995 आए हैं, या कितने भी जितने भी आए हैं वो चीज लिखनी है। उसके अलावा आपको लिखना है कि आपके सीटेट पे कितने मार्क्स आए। अगर आप सीटेट तीसरे कॉलम में फिल कर रहे हो तो सीटेट कितने मार्क्स होता है, 150 में से आपके अगर मान लो 95 आए हैं, 100 आए हैं, तो वो आपको फिल करना है। उसके अलावा जब नेक्स्ट कॉलम पे आते हैं तो वो लिखा हुआ है आपका परसेंटेज ऑन एग्रीगेट मार्क्स। तो इसका मैंने बता दिया है कि आपकी कितनी परसेंटेज बन रही है, वो चीजें आपको इसमें परसेंटेज लिखना है, जो भी आपने अपनी क्वालिफिकेशन शो की है उसके। तो सब्जेक्ट ऑफर्ड, जैसे कि मैंने बताया कि 12th में आपने साइंस स्ट्रीम लिया है, कॉमर्स स्ट्रीम लिया है, वो सब लिखना है। क्योंकि आपको पता है कि जेबीटी में या फिर डाइट में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो आप ऑल सब्जेक्ट्स लिख सकते हो। और सीटेट के मार्क्स अगर आप लिख रहे हो सीटेट क्वालिफिकेशन, तो सीटेट के मार्क्स में आप छोटा छोटा लिख सकते हो, क्योंकि 5-6 सब्जेक्ट्स ही है, तो वो चीज़ आप लिख सकते हो। तो छोटा छोटा लिखने की कोशिश करो। नेक्स्ट कॉलम मैंने बता दिया कि परसेंटेज इन कंसर्न सब्जेक्ट्स है, वो आपका अगर आपने बीएड वालों के लिए है। अगर किसी ने बीएड नहीं किया हुआ है तो वो नहीं लिखेगा, इसमें नील छोड़ देगा। अगर आप क्वालिफिकेशन में शो नहीं करे तो इसको आप नील छोड़ोगे।
12th में भी नील छोड़ना है, बाकी सब में नील छोड़ना है इसको। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स मैंने मंथ में बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है और बोर्ड और यूनिवर्सिटी भी क्लियर कर दिया है कि जो भी क्वालिफिकेशंस लिख रहे हो उसका बोर्ड और यूनिवर्सिटी लिख रहे हो। तो आई होप कि आपको फर्स्ट कॉलम बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आप बढ़ते हैं आगे। तो जो आपका 7th कॉलम है वो है आपका एक्सपीरियंस का। एक्सपीरियंस में लिखा हुआ है आपका सर्टिफिकेट शुड बी ड्यूली काउंटरसाइंड बाय द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन और ऑफिस। तो ये आपका जहाँ भी आपने वर्क किया है वो आप कर सकते हैं। और इसमें मैं बता दूँ आपको कि आपका जो बेसिकली इसमें जो केवीएस में एक्सपीरियंस जो आपका इंक्लूड होता है वो होता है आपके गवर्नमेंट स्कूल्स का, चाहे वो आपने कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स के एज अ कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स पढ़ाया है या गेस्ट टीचर्स पढ़ाया है या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स में ही आपने परमानेंट टीचर्स का ही पढ़ाया हुआ है। तो वो चीज़ें आपका हो जाएगी इंक्लूड। अगर आपको लगता है कि भाई प्राइवेट का आपको लगवाना है तो आप लिखवा सकते हैं, अदरवाइज वो वहाँ पर काउंट नहीं होगा वेरिफिकेशन के टाइम पर। मैंने पहले भी बताया आपको पहली वाली वीडियोस में, अगर किसी ने नहीं देखे तो वो देख सकते हैं। और अब इसमें आपको बताती हूँ कि ये कैसे फिल करेंगे आप। तो सीरियल 1 में आपको लिखना है भाई 1 डाल करके पोस्ट हेल्ड कौन सी पोस्ट पर पढ़ाया है, पीआरटी के लिए पढ़ाया है, टीजीटी के लिए पढ़ाया है या फिर पीजीटी के लिए पढ़ाया है। अगर पीआरटी म्यूजिक है तो भाई म्यूजिक का पढ़ाया है तो वो चीज़ आप लिखवा सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं, खुद ही लिखना है। और नेक्स्ट आपका जो कॉलम है वो है नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन इंडिकेट वेदर रिकॉग्नाइज्ड। तो आपका जो नेक्स्ट कॉलम है उसमें आपको लिखना है कि किस इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ाया है और वो रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं, तो वो चीज़ आपको इसमें शो करना है। फिर नेक्स्ट है आपका पीरियड फ्रॉम और टू, मतलब कब से कब तक आपने पढ़ाया है, कब ज्वाइन किया और कब तक आपने पढ़ा है, वो चीज़ आप इसमें इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट कॉलम में अगर आए तो वो है नंबर ऑफ कंप्लीट ऑफ मंथ्स, कितने मंथ्स आपने टोटल पढ़ा है, तो वो चीज़ें। और नेक्स्ट है आपका सब्जेक्ट एंड क्लासेस टॉट, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए हैं और कौन कौन से क्लासेस को पढ़ाया है, तो वो आप इसमें इंक्लूड करेंगे। फिर नेक्स्ट कॉलम है आपका पे स्केल इन द पे बैंड प्लस ग्रेड पे। तो इसमें आप अपनी सैलरी के बारे में मेंशन करेंगे, ठीक है, और ग्रेड पे कितना है वो चीज़ें आप इसमें मेंशन करेंगे। तो 8th कॉलम के बाद आपका आता है 9th कॉलम, जिसमें आपको लिखना है एक शॉर्ट नोट कि आप पोस्ट के लिए क्यों सुटेबल है, और ये आपको लिखना है 50 वर्ड्स में। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको जस्ट बिल्कुल 50 वर्ड्स में लिखना है, अगर आपके 48 होते हैं तब भी चलेगा, और अगर आपके 55 तक 56 तक होते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1-2 वर्ड हो सकते हैं आपके ऊपर नीचे, थोड़े बहुत हो जाते हैं। और इसमें आपको बताना है कि आप पोस्ट के लिए क्यों सुटेबल है, और इसमें से भी आपका क्या उठेगा, क्वेश्चंस उठेंगे। और कुछ बच्चे क्या करते हैं कि किसी टीचर से या किसी बहुत सोचते हैं कि मैं किसी अपने बहुत अच्छे टीचर से लिखवा के ले जाता हूँ और उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे वर्ड्स शामिल कर देते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मेरे अंदर ये, मैं मल्टी लेवल टीचिंग करवा देता हूँ, मैं फलाना, जो भी बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखवा देते हैं। तो लास्ट में क्या पूछते हैं कि उनसे पूछते हैं कि आप इसकी स्पेलिंग बताना एक बार, और वो बच्चा उसकी स्पेलिंग भी नहीं बता पाता कि मैं लिख कर क्या लाया हूँ, तो वो चीज़ आपके साथ नहीं होनी चाहिए। और अगर आप जानना चाहते हो कि मैंने जब इंटरव्यू दिया था तो शॉर्ट नोट में क्या लिखा था, तो मैं जब आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी नेक्स्ट वीडियोस में, तब मैं आपको बता दूंगी कि मैं क्या लिख के ले गई थी और मुझसे उसमें से क्या क्या क्वेश्चन उठा के उन्होंने पूछे थे, ठीक है। तो वो चीज़ आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको अंडरटेकिंग मिलेगी एक, जिसमें आपको लिखा हुआ है कि आई हेयर बाय अंडरटेक दैट इन केस ऑफ माय सिलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ, जो भी आपकी पोस्ट है उसमें लिखना है प्राइमरी टीचर तो प्राइमरी टीचर, टीजीटी पीजीटी जो भी लिखना है, इन केंद्रीय विद्यालय संगठन, आई एम रेडी टू सर्व इन एनी ऑफ द फॉलोइंग जोन्स अकॉर्डिंग टू द प्रेफरेंस गिवन बाय मी एज अंडर। तो मैंने जैसे बताया हुआ कि केवीएस के स्कूल्स ऑल ओवर इंडिया है, तो आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है। और इसमें आपको अब क्या करते हैं कि जितने भी जोन्स हैं, जोन्स में बटा हुआ है केवीएस के स्कूल्स जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, और उनको आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। तो यही चीज़ लिखी हुई है, जो आपको कॉलम देखोगे तो उसमें फर्स्ट नंबर पे सेंट्रल जोन है जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश है। तो इस तरीके से आप सारे जोन्स देख सकते हैं, टोटल 6 जोन्स हैं। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि पहले पे सेंट्रल जोन, नॉर्थ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, साउथ जोन, नॉर्थ ईस्टर्न जोन, सभी अपने जोन इन्होंने दिए हुए हैं, 6 जोन दिए हुए हैं। और इसमें जो भी आपकी प्रेफरेंस है, आपको लगता है कि पहली प्रेफरेंस मैं कौन सी रखना चाहता हूँ, अगर आप नॉर्थ इंडिया के स्टूडेंट तो आप नॉर्थ जोन में ही प्रेफर करेंगे, अगर कोई साउथ इंडिया का तो भाई वो साउथ में करेगा। तो अपने अकॉर्डिंग आपको 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आपको, जिसमें भी आपको पहले अपना सेंटर चाहिए, जिसमें आपको पहले अपने ज्वाइनिंग चाहिए, उस पर आप 1 लिख सकते हैं। देन आप कौन सी जगह चाह
सकते हो तो वो आप उस पर आप 2 लिखेंगे। तो लास्ट में अगर आपको ये चाहते हो कि भाई अंडमान निकोबार वाला जो कॉलम है उसमें आपको 6 लिखना है तो वो उसमें आप 6 लिख सकते हो। अदरवाइज आपको किसी और में अगर आपका अंडमान निकोबार वाला एरिया या फिर कर्नाटका वाला एरिया नियर बाय पड़ता है तो आप किसी और जोन में 6 लिख सकते हो। तो आप आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि जो मैं कह रही हूँ। जोन्स फिल करने के बाद उसी सेम पेज पर आपको मिलेगा ये नोट में यही लिखा हुआ है कि आप 6 चॉइसेस आपको अपनी इसमें फिल करनी है। और सेकंड पॉइंट में यही लिखा हुआ है कि हम कोशिश करेंगे आपको कि आपके जो भी फर्स्ट चॉइस होगी उसके अकॉर्डिंग आपको दे, लेकिन अगर हाउएवर अगर किसी केस में अगर आपको वैकेंसीज वहाँ नहीं हुई तो आपके दूसरे वाले जो आपने दूसरी या तीसरी अपनी प्रेफरेंस दी है उसमें भी हम सेंटर आपकी ज्वाइनिंग उसमें भी करा सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें उसमें लिखी है जो कि केवीएस के रूल्स और नॉर्म्स के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग है। और फिर उसके बाद लास्ट में आपको इधर नीचे करना है सिग्नेचर मैं पहले ही बताती हूँ कि भाई अगर आप कोई भी अगर गवर्नमेंट बेस्ड या फिर कोई भी फॉर्म फिल करते हैं या कोई भी ऐसा इम्पोर्टेंट फॉर्म फिल करते हैं तो ज़्यादा स्टाइलिश या ज़्यादा ऐसे सिग्नेचर नहीं करने चाहिए। सिंपली बिल्कुल नाम लिखना चाहिए। ये नहीं है कि आपने एक जगह कहीं कैसे सिग्नेचर किया और दूसरी जगह आपको बोल रहे हैं वो कि आपके सिग्नेचर पहले वाले से मैच नहीं हो रहे। सिग्नेचर के बाद आपको लिखा हुआ है यहाँ पर नाम आपका नेम लिखना है। आपको नेम मैंने बता दिया है आपको, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में जो भी नेम है सेम वही आएगा। पोस्ट अप्लाइड में मैंने बताया है कि पोस्ट अप्लाइड जिस पोस्ट के लिए आप जा रहे हैं, टीजेटी है, पीजीटी है, पीआरटी म्यूजिक वटेवर, जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आप इसमें मेंशन करेंगे। देन आप रोल नंबर लिखेंगे जो भी आपका केवीएस का रोल नंबर है। उसके बाद आपको लिखनी है डेट मेंशन करनी है और फिर आपको अपना प्लेस लिखना है कि कहाँ से आप हो, मतलब जो भी आपका शहर है, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जो भी आपका है वो इसमें आप मेंशन करेंगे। तो इन डॉक्यूमेंट्स में आपको एनओसी भी मिलेगा, एनओसी या ऑब्लिक सर्विस विजिलेंस सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये जो आपका डॉक्यूमेंट है इसमें उन बच्चों को करना है जो अभी फिलहाल कहीं पर जॉब कर रहे हैं, तो वो बच्चे इसको फिल करवाएंगे, ठीक है। जिस भी आप ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं राइट नाउ, जिस भी स्कूल में आप टीच कर रहे हो, तो उनसे आपको भरवाना है कि वो आपको खुद फिल करके दे देंगे और उसके बाद उसमें सिग्नेचर वगैरह जो भी होगा वो चीज़ होगी। इसमें बेसिकली यही होता है कि अगर आपका केवीएस में ज्वाइनिंग होती है तो उनको उस वाले ऑर्गेनाइजेशन कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसमें यहाँ पर प्रिंसिपल इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये जो हमने डॉक्यूमेंट्स लिए ये प्रिंसिपल वाले के लिए है, लेकिन आपका जो खुद का जो मतलब जैसे आपकी ज्वाइनिंग पीआरटी के लिए होगी तो पीआरटी के लिए अलग से एनओसी आएगा, तो वो चीज़ें उस पोस्ट के लिए सेम पोस्ट के लिए ही अपने का फिल करना है आपको, ठीक है। तो ये उन बच्चों के लिए है। सो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि ये पेज उन बच्चों के लिए है जो कहीं ना कहीं वर्क कर रहे हैं, वर्किंग है, जो चाहे वो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर में कहीं भी वर्क कर रहे हैं तो वो उनके लिए है, ठीक है। और इसमें यही है कि भाई आप अगर केवीएस में जॉब करते हैं तो आपको पहले ही इन्फॉर्म किया जाएगा कि ये बच्चा फिर मतलब कि वहाँ पर भी ज्वाइनिंग कर सकता है। तो ये एनओसी होती है तो उन बच्चों के लिए है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है किसी भी पॉइंट के रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सबका रिप्लाई करती हूँ। नेक्स्ट पेज उन बच्चों के लिए है जो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो ओबीसी सर्टिफिकेट फॉर्मेट यहाँ पर दिया हुआ है, ये फॉर्म फिल कराना है आपको कि जो भी बच्चे का नाम है सन और डॉटर ऑफ वटेवर, मतलब ये आप ये खुद ही फिल कर लेंगे। और लास्ट में मैं बताना चाहूँगी कि जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है या डिप्टी कमिश्नर है उसके आपको क्या लगानी है, स्टैंप लगवानी है, ठीक है। डेट सील वहाँ पे साइन हो जाएंगे। तो ये चीज़ें आप खुद देख सकते हैं जब आपका ये डाउनलोड करने के लिए पीडीएफ फॉर्म में आ जाएगा तब। और ये भी आपका ओबीसी सर्टिफिकेट का सेम पेज ही है, इसमें भी आपको लिखना है श्रीमती और श्री कुमार, फैमिली कौन सी है, कहाँ रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है। तो इसमें मैंने बता दिया जो आपका लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिप्टी कमिश्नर, वहाँ पर स्टैंप लगेगी और साइन होगी। तो उस तरीके से आप इसको फिल करेंगे जो ओबीसी कैंडिडेट्स है ओनली वो, ठीक है। और ये भी ओबीसी कैंडिडेट्स का ही नेक्स्ट पेज है जिसमें कुछ नोट लिखा हुआ है, तो वो आप चीज़ देख लेंगे जो भी ओबीसी कैंडिडेट्स है और इसको अच्छे से नोट को रीड करने के बाद ही अपना क्या करेंगे, अपना फॉर्म फिल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ें, आपका डाउट्स जितने भी मतलब बायोडाटा फिल करने में आ सकते हैं वो सब आपका ले लिया है और सारा फिल कैसे होगा वो चीज़ बता दी है। अगर फिर भी आपको कुछ भी लगता है कि मुझे ये चीज़ कैसे करूँ तो आप पहले पूछ लिएगा। और देखिए ये जो आपके डॉक्यूमेंट्स है ना, इसमें आप कटिंग वगैरह बिल्कुल मत कीजिएगा, बिल्कुल साफ सुथरा आपका
फिल किया हुआ होना चाहिए, एक एक अक्षर, कहीं भी आपकी कटिंग या फ्लूइड नहीं लगी होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि मुझसे मिस्टेक्स ज़्यादा होती है या अदरवाइज देखिए गवर्नमेंट या कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स फिल करते हैं ना तो खो ही जाती है किसी से भी, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप पेंसिल से पहले लिख सकते हैं, देन आप पेन से कर लीजिएगा और जब आपकी इंक सूख जाए 2-4 घंटे बाद उसको फिर रब कीजिएगा। ये नहीं है कि पहले लिखा और तभी आपने पेन से लिखते ही रब करने लगा, तो क्या होगा। तो अगर आप साथ साथ में ही रब करने लगेंगे, जैसे आपने पहले पेंसिल से लिखा और फिर उसके बाद पेन से लिखते ही आपने रब करना स्टार्ट कर दिया कि पेंसिल वाला मैं रब कर दूं, तो आपकी सारी इंक फैल जाएगी और फिर वो बहुत गंदा हो जाएगा। तो वो चीज़ भी आपको नहीं करनी है, पहले सूखने देना है। अगर कोई पेंसिल से लिख के कर रहा है जिसको लगता है कि बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती है वो। और दूसरी बात ये है कि भाई आप अपना बिल्कुल अच्छे से राइटिंग में लिखना है इसमें, ठीक है। कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं आप, सारे कैपिटल लिख लेना चाहे तो वो चीज़ है। अगर कहीं पर भी आपकी इंस्ट्रक्शन ऐसे दी हुई है कि कैपिटल में लिखे या स्मॉल में लिखे, तो वो पहले इंस्ट्रक्शन जरूर रीड कीजिएगा, तो उसके बाद ही सब कुछ आपको फिल करनी होती है। चाहे मैं ये नहीं है कि मैं इसी डॉक्यूमेंट की बात कर रही हूँ, वो हर चीज़ में आपका फॉलो होगा, ठीक है। तो इसके अलावा मैंने बताया कि आपको शॉर्ट नोट लिखना होता है कि आप सुटेबल क्यों है पोस्ट के लिए। अगर आपको लगता है कि आपने खुद कुछ लिखा हुआ है और आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी कहीं भी पूछ सकते हैं मुझसे, और मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। और चाहूंगी कि आप कुछ भी गलत लिख के ना ले जाए। अगर कुछ भी मिस्टेक मुझे लगी, स्पेलिंग एरर लगी, तो मैं आपको वहीं बता दूंगी, या फिर कुछ भी आपका ग्रामेटिकली रॉन्ग हुआ तो भी मैं उसमें हेल्प कर सकती हूँ आपकी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के साइड में आपका बेल आइकन होता है, उसको प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप उसको प्रेस करेंगे तभी आपको नई नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलेंगे। और आपने वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू so much and all the best for your future.